एक गांव था जिसमें भीमा नाम का एक किसान रहा करता था। भीमा की पत्नी को गुजरे 5 साल हो गए थे। भीमा के 2 बच्चे थे, 8 साल का विक्रम और 5 साल की सुमन। भीमा अकेला ही अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करता था। फिर एक दिन, चलो बच्चों उठो, आज स्कूल नहीं जाना क्या? सुबह हो गई है। नहीं पिताजी, आज मुझे स्कूल नहीं जाना। आज मेरा मन नहीं है। नहीं बेटा, तुझे पढ़ लिख कर एक अफसर बिटिया बनना है ना? हाँ पिताजी, मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। बेटा, डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें स्कूल भी तो जाना होगा, इसीलिए जल्दी उठो और नाश्ता करके स्कूल चलो। विक्रम बेटा, मैंने तेरा और तेरी बहन का लंच बॉक्स तेरे बैग में रख दिया है, दोनों भाई बहन बैठकर खा लेना। ठीक है पिताजी। भीमा अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है। जाओ बेटा, तुम्हारा स्कूल आ गया है, दोनों मन लगाकर पढ़ना और खाना भी साथ में खा लेना। अच्छा, अब मैं खेत पर जा रहा हूँ। फिर भीमा अपने खेतों पर चला जाता है। कुछ देर बाद ही वहाँ सेठ आता है। क्या रे भीमा, कल तू इतनी जल्दी क्यों चला गया था, वो भी मुझे बिना बताए? सेठ जी, कल मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वैसे भी मैंने रमेश को बता दिया था, उसने आपको बताया नहीं? मुझे किसी ने नहीं बताया। आज तू देर तक काम करेगा वरना तुझे पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं सेठ जी, भला मैं देर तक कैसे काम कर सकता हूँ? मेरे घर पर 2 बच्चे हैं, अगर मैं घर जल्दी नहीं पहुँचा तो भूख के कारण रोने लगेंगे और उन दोनों का ख्याल रखने के लिए उनकी माँ भी नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुझे काम करना है तो कर, वरना नौकरी छोड़ दे। नहीं सेठ जी, मुझ पर दया कीजिए। चल ठीक है, तेरे बच्चों के बारे में ही सोचकर तुझे छोड़ देता हूँ, वरना तुझे तो कब का नौकरी से निकाल दिया होता मैंने। भैया, बहुत जोरों की भूख लग रही है, पिताजी कब आएंगे? बहन, तू चिंता मत कर, पिताजी अभी आते ही होंगे। तो पिताजी को और कितनी देर लगेगी? अरे, पिताजी आ रहे हैं, वो तुम्हारे लिए जलेबी लेने गए हैं। इतने में भीमा घर आता है और दोनों बच्चे भीमा से लिपट जाते हैं। पिताजी, आप आ गए और मेरी जलेबियाँ कहाँ हैं? जलेबी? बेटा, कैसी जलेबियाँ? वही पिताजी जो आप मेरे लिए लाने वाले थे। अच्छा बेटा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए जलेबियाँ ला ही रहा था कि अचानक से एक गाय ने सारी जलेबियाँ खा ली। मैं तुम्हारे लिए कल ले आऊंगा। पिताजी, गाय कितनी गंदी है ना, मेरी सारी जलेबियाँ खा गई। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, कल मैं तुम्हारे लिए जलेबियाँ जरूर लाऊंगा। अभी मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। भीमा खाना बनाता है और सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भीमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और भीमा अपने बेटे विक्रम से कहता है, बेटा विक्रम, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। मेरे बाद तुम ही इसके पिता हो, इसे अपनी बहन नहीं बल्कि बेटी समझना। बेटा, मुझे माफ करना, मैं तेरे नन्हे से कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर जा रहा हूँ। बोलो, तुम इस जिम्मेदारी को निभाओगे ना? हाँ पिताजी, मैं अपनी बहन का ख्याल रखूंगा और आपको कुछ नहीं होगा। भीमा अपनी बेटी का हाथ विक्रम के हाथ में दे देता है और कहता है, ये ले बेटा, आज से ये तेरी बेटी है, इसका ख्याल रखना। इतना कहकर भीमा के प्राण निकल जाते हैं और तभी वहाँ सेठ आता है। अरे भीमा, आज काम पर क्यों नहीं आया? काका देखिए ना, पिताजी को क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रहे हैं। सेठ समझ जाता है कि भीमा अब इस दुनिया में नहीं रहा
वह दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लेता है। अरे बच्चों, तुम्हारे पिताजी सो रहे हैं, चलो बाहर चलो। सेठ भीमा का अच्छे से अंतिम संस्कार कर देता है। काका, हमारे पिताजी कहाँ गए? बेटा, तुम्हारे पिताजी काम के सिलसिले से शहर गए हैं, कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। विक्रम सेठ की बात सुनता है और वह समझ चुका था कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे और वह दोनों अपने घर आ जाते हैं। भैया, मुझे भूख लग रही है। बहन, तुझे भूख लग रही है? रुक, मैं अभी पड़ोस वाली चाची से कुछ मांग कर लाता हूँ। विक्रम पड़ोस की चाची के घर जाता है। चाची, मेरी बहन को बहुत भूख लग रही है, अगर आपके घर कुछ खाना हो तो दे दीजिए। बेटा, कल रात की रोटी है, अभी तक तो कुछ नहीं बना। तो चाची वही दे दीजिए, मैं अपनी बहन को खिला दूंगा। विक्रम रात की रोटी ही अपने घर लाता है और अपनी बहन को खिला देता है। भैया, आपने सारा खाना तो मुझे खिला दिया, अब आप क्या खाओगे? बहन, तू चिंता मत कर, मैं तो चाची के घर से खा के आया था। विक्रम अपनी बहन को खाना खिलाकर खुद भूखा ही सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विक्रम छोटी ही उम्र में इधर उधर भीख मांगता है और अपनी बहन को खिलाता है। विक्रम की मजबूरी के कारण उसे भूखा ही रहना पड़ता है। अरे बेटा विक्रम, ये क्या कर रहा है तू? काका, ये तो मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं भीख मांग रहा हूँ। मुझे तो काफी दिनों तक भूखा रहना पड़ता है, पर मैं अपनी बहन को भूखा नहीं रहने दूंगा। बेटा विक्रम, तेरा काका है ना, तू चिंता मत कर। तू तो अभी वैसे भी छोटा है, तू खेती तो कर नहीं सकता, तो एक काम किया कर, मेरे पास 2 गायें हैं, तू उन्हें रोज ताजी घास खिलाकर आया कर, मैं तुझे रोज 20 रुपए दे दूंगा। ठीक है काका, मैं मन लगा के काम करूंगा। ये ले बेटा 20 रुपए, आज दोनों भाई बहन कुछ अच्छा खा लेना। विक्रम सेठ के गले लग जाता है और कहता है, धन्यवाद काका जी, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। बेटा विक्रम, तेरे पिताजी मेरे खेतों में काम करते थे, ये तो मेरा फर्ज है, चल अब तू घर जा। बहन, ओ बहन, जरा इधर तो देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। भैया, आज बहुत सारा खाना मिला है, आज हम पेट भर कर खाएंगे। अरे नहीं छोटी, आज तेरे भैया को नौकरी मिल गई है, आज से अपने सारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। और देख, मैं तेरे लिए जलेबियाँ लेकर आया हूँ। क्या जलेबी? भैया, पिताजी मेरे लिए बहुत जलेबियाँ लाया करते थे और आप भी लाए हो। अरे बहन, ये जलेबियाँ पिताजी ने ही तो भेजी हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जलेबियाँ मेरी बिटिया को खिला देना। तो भैया, पिताजी मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? अरे बहन, वो बहुत जल्दी में थे, इसीलिए चले गए, पर अब की बार वो जब आएंगे तो तुझसे मिलकर जरूर जाएंगे और तेरे लिए तोहफा भी लाएंगे। वैसे तुझे क्या पसंद है? भैया, मुझे तो परियों वाली गुड़िया पसंद है। ऐसे ही विक्रम सेठ जी के घर काम करता है और 15 वर्ष बीत जाते हैं। दोनों भाई बहन अब बड़े हो जाते हैं। विक्रम 22 साल का हो जाता है और सुमन 20 साल की हो जाती है। फिर एक दिन पड़ोस के चाचा विक्रम से कहते हैं, अरे बेटा विक्रम, तेरी बहन अब सुमन बड़ी हो गई है, अब उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तो देख। चाचा जी, मैं तो दुनियादारी नहीं जानता, आप ही मेरी बहन के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखिए ना। बहन की शादी में चाहे कितना भी पैसा लग जाए, मैं मेहनत कर लूंगा, पर लड़का अमीर खानदान से होना चाहिए, क्योंकि मेरी बहन ने गरीबी में बचपन काटा है। मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी भी गरीब घर में हो। बेटा विक्रम,
मेरी नज़र में एक लड़का तो है जो बहुत ही अमीर है। तुम कहो तो बात करूं? हाँ हाँ चाचा, बात कीजिए ना, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और लड़के वाले सुमन को देखने आते हैं। बेटा विक्रम, हमें तो तुम्हारी बहन बहुत पसंद आई, काफी सुंदर और संस्कारी भी है। माँ जी, अगर आप कुछ मांगना चाहती हो तो बता दीजिए। बेटा, हम इतने भी गिरे हुए नहीं हैं जो तुमसे दहेज मांगे। भगवान का दिया हुआ हम पे सब कुछ है, बस हमारी एक इच्छा है। हाँ हाँ बताइए ना माँ जी। बेटा, शादी बहुत ही धूमधाम से होनी चाहिए, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। माँ जी, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अपनी बहन की शादी राजघराने जैसी करूँगा। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, अब हम अच्छा सा मुहूर्त देखकर ही बारात लेकर आएंगे। अब हम चलते हैं। कुछ दिन बाद लड़के वालों का फोन आता है। बेटा विक्रम, हमने एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लिया है, हम अगले सोमवार को ही बारात लेकर आएंगे। हाँ ठीक है माँ जी। विक्रम सेठ जी के घर जाता है। सेठ जी, अपनी सुमन बिटिया की शादी आ गई है, क्या आप मुझे 5 लाख रुपए दे सकते हैं? अरे विक्रम बेटा, 5 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, और तू इतने पैसों का क्या करेगा? अरे सेठ जी, मेरी एक ही तो बहन है और मैं उसकी शादी राजघरानों की तरह करूंगा, और मैं आपको अपना घर भी बेच दूंगा। मैं सारा जीवन आपके खेतों में काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अरे विक्रम बेटा, वो सब तो ठीक है, पर मुझ पे इतने पैसे नहीं हैं। अगर तू कहे तो मैं जमींदार से बात करूंगा। हाँ हाँ सेठ जी, जमींदार जी के पास चलिए, मुझे अभी ही पैसे चाहिए। सेठ और विक्रम दोनों जमींदार के पास जाते हैं और अपनी सारी बात जमींदार को बता देते हैं। तेरी बात बिल्कुल सही है विक्रम, और मैं तेरा घर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं लूंगा। पर सेठ जी, मुझे तो 2.5 लाख रुपए और चाहिए, वो मैं कहाँ से लाऊंगा? ठीक है, मैं तुझे पूरे 5 लाख रुपए दूंगा, पर तुझे मेरे खेतों में आजीवन काम करना होगा। हाँ सेठ जी, मुझे मंजूर है। अरे विक्रम बेटा, तू पागल है क्या? ऐसे तो तेरी सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। जानता है ना, आजीवन काम करने का मतलब, जब तक तू मर नहीं जाता तुझे जमींदार जी के घर काम करना होगा। अरे काका, एक ही तो बहन है मेरी, अगर मेरी मेहनत करने से मेरी बहन की जिंदगी संवर जाए तो इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। और वैसे भी मुझे अपने पिता को दिया हुआ वचन भी तो पूरा करना है। ठीक है विक्रम बेटा, जैसी तेरी मर्जी। विक्रम जमींदार से 5 लाख रुपए ले आता है और बड़े ही ठाट बाट से अपनी बहन की शादी कर देता है। सुमन, ओ सुमन, देख बहन, तेरा भैया आया है। सुमन खिड़की में से देखती है कि उसका भाई आया है और उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। यह देखकर सुमन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। अरे, ये भैया को तो जरा भी शर्म नहीं आती। अगर मेरे ससुराल वाले इसे देखेंगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मेरी तो नाक ही कट जाएगी। तभी सुमन अपनी नौकरानी को बुलाती है। बोलिए बहुरानी। सुनो मालती, बाहर एक भिखारी आया है, उससे कहो कि मैं घर पर नहीं हूँ। ठीक है मालकिन, अभी जाती हूँ। अरे भैया, कौन हो आप? मालकिन तो घर पर नहीं है। अरे तो क्या हुआ, मैं अपनी बहन के लिए शाम तक इंतजार कर लूंगा। विक्रम धूप में भूखा प्यासा अपनी बहन का इंतजार करता है और शाम हो जाती है। अरे, ये भिखारी अभी तक गया नहीं। सुमन फिर से मालती को बुलाती है। मालती, जाओ और इस भिखारी से कहो कि मालकिन 2 दिन बाद आएंगी, उसे किसी भी तरह से यहाँ से भगा दो। मालती विक्रम के पास जाती है और उससे कहती है, अरे भैया, आप अभी तक गए नहीं, मालकिन तो 2 दिन बाद आएंगी, अभी आप जाओ। चलो ठीक है, तो फिर मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। इतना कहकर विक्रम वहाँ से चला जाता है और उदास मन से अपने घर आता है।
रास्ते में विक्रम को सेठ जी मिलते हैं। अरे विक्रम, तू तो अपनी बहन से मिलने गया था ना, तो फिर यूं ही मुंह क्यों लटकाया हुआ है? अरे सेठ जी, अब आपको क्या ही बताऊं, मेरी बहन घर से बाहर गई है, 2 दिन बाद लौट कर आएगी, तो मैं 2 दिन बाद ही दोबारा उसके घर चला जाऊंगा। अरे विक्रम, आज तो रक्षाबंधन है, तेरी बहन घर से बाहर कैसे जा सकती है? मुझे लगता है वो तेरी यूं ही फटी हालत देखकर वो घर में छुप गई होगी। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मेरी बहन तो हीरा है, हीरा, वो मुझे कहीं नहीं भूल सकती। अच्छा चल ठीक है, तू उदास मत हो और घर जा, आराम कर, फिर कभी चले जाना अपनी बहन से मिलने। कई दिन बीत जाते हैं और विक्रम अपनी बहन से उसके घर कई बार मिलने जाता है, पर सुमन कुछ न कुछ बहाना बनाकर अपने घर में ही छिप जाती है। अब विक्रम को भी लगने लगा था कि उसकी बहन अब उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। वो ऐसे ही अंदर घुटता रहता और फिर एक दिन, अरे विक्रम, तेरी भी उम्र हो रही है, अगर तू भी शादी कर लेगा तो तेरा भी घर बस जाएगा। अरे चाचा, मेरा जीवन तो पहले ही एक गुलाम की तरह है, मुझे एक ही वक्त की रोटी नसीब होती है और कभी कभार तो भूखा ही सोना पड़ता है। अगर मैं शादी कर लूंगा तो फिर उसे क्या खिलाऊंगा? अरे विक्रम, मैंने तुझे कितनी बार समझाया था, पर तूने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। वो निर्मोही बहन इतना सारा पैसा देखकर अपने गरीब भाई को भूल गई, पर वह ये नहीं जानती कि आज वो जितनी अमीर है उसका कारण केवल तू ही है। अरे नहीं चाचा, वो तो उसका नसीब था और वो मुझे भूली नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। विक्रम फिर से काम करने लगता है और वह बड़ी ही मेहनत से काम करता है। कुछ दिन भूखे रहने के कारण विक्रम बहुत ही कमजोर और बीमार पड़ जाता है। 1 वर्ष बाद फिर से रक्षाबंधन का त्योहार आता है। काका, आज रक्षाबंधन है, आप कहो तो मैं अपनी बहन से मिलकर आऊं। अरे विक्रम, तू कितनी बार अपनी बेइज्जती करवाता रहेगा? अब तेरी बहन तुझे भूल गई है, शादी के 2 साल बीत गए हैं और इन दिनों में वो तुझसे एक भी बार मिलने नहीं आई। अरे काका, ऐसा कुछ भी नहीं है, आज मेरी बहन मुझसे जरूर मिलेगी। अगर आज भी मेरी बहन मुझसे नहीं मिली तो मैं उसके घर फिर कभी नहीं जाऊं। और विक्रम अपनी बहन के घर जाता है। सुमन, ओ सुमन, बहन बाहर तो आ, देख आज रक्षाबंधन है। सुमन अपने भाई से बहुत ही परेशान हो जाती है और वो गुस्से से बाहर आती है। अरे विक्रम, तेरी समझ नहीं आती क्या? तू मुझे क्यों परेशान करता रहता है? तुझसे मना किया है ना, मेरे घर मत आया कर। क्या विक्रम, बहन आज तूने मेरा नाम लिया? क्या आज तू इतनी बड़ी हो गई है कि अपने बड़े भैया को उसके नाम से बुला रही है? आज तक तो तूने मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की और आज तू मुझ पर चिल्ला रही है। बहन, मैं तो तुझसे आज राखी बंधवाने आया था और तू मुझे भगा रही है। अरे तो क्या तेरी आरती उतारूं? तेरी हैसियत ही क्या है मेरे सामने? जा, चला जा मेरी नजरों के सामने से, फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना। ठीक है बहन, जैसी तेरी मर्जी। शायद तू अपना दिया हुआ वादा भूल गई है। सही है, मेरी तुम्हारे सामने हैसियत ही क्या है। सोचा था मेरी बहन मुझे देखकर बहुत खुश होगी। चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर विक्रम वहाँ से चला जाता है और रास्ते भर रोता हुआ जाता है। विक्रम घर जाकर बीमार हो जाता है और तभी वहाँ सेठ आता है। अरे विक्रम, तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? तू तो अपनी बहन से मिलने गया था ना, मुझे लगता है उसने तुझे भगा दिया। विक्रम सारी बात सेठ को बता देता है। अरे विक्रम बेटा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मैंने तुझे पहले ही कहा था, तेरी बहन को पैसों का घमंड आ गया है और वो तुझे भूल गई है। यहाँ सुमन घर के बाहर देखती है कि बाहर 2 छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, जिन्हें देखकर सुमन को अपना बचपन याद आ जाता है।
हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया। भैया ने मुझे कितने प्यार से रखा और मैंने भैया को राखी भी नहीं बांधी। मैं अभी ही उनसे मिलने जाती हूँ। सुमन रोते रोती अपने भाई के घर जाती है। भैया, ओ भैया, देखिए आपकी बहन आई है। सुमन देखती है कि उसका भाई मरीजों की तरह पलंग पर पड़ा हुआ था और विक्रम सुमन की आवाज सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। बहन, तू आ गई। चल आ और इधर बैठ, मुझे राखी बांध दे। मुझे लगता है ये मेरी आखिरी रक्षाबंधन होगी। भैया, ऐसा मत कहिए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी। चलिए अपना हाथ दीजिए, मैं राखी बांध दूं। सुमन अपने भाई को राखी बांध देती है। बहन जा, उस जगह तेरा तोहफा रखा है, ले ले। सुमन तोहफे को देखने जाती है और देखती है वहाँ परियों वाली गुड़िया रखी थी और उन दोनों की बचपन की तस्वीर भी रखी थी। वैसे तुझे क्या पसंद है? भैया, मुझे तो परियों वाली गुड़िया पसंद है। यह देखकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया, आप ये मेरे लिए लाए हो? भैया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? विक्रम एक छोटी सी मुस्कान देकर अपनी आखिरी सांस लेता है और इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। भैया, भैया आगे खोलिए, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने पैसों के घमंड में अंधी हो गई थी। भैया, मुझे माफ कर दो। आपने तो पिताजी को दिया हुआ वादा पूरा कर दिया, पर मैं अपने वादे को भूल गई। भैया, मुझे माफ कर दो। सुमन अपने भाई की मृत्यु से बहुत ही दुखी हो जाती है और बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। दोस्तों, राधिका टून चैनल की तरफ से इस रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।